हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होगे। तो पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना एक नया चैप्टर इकोलॉजी का, जिसका नाम है इकोसिस्टम। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो फटाक से आप लोग बेटा हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे इको सिस्टम। ठीक, अब हम लोग देखते हैं बेटा कि हमारा ये इको सिस्टम क्या होता है। तो फटाक से यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग लिखते हैं हम लोग, इको सिस्टम। ठीक है, देखो बेटा इकोसिस्टम समझने से पहले ना हम लोग थोड़ा सा इकोलॉजी जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर में, पहले उसको एक बार रिकॉल करते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है। देखो जब हमने इकोलॉजी पढ़ी थी तब हमने क्या देखा था? इकोलॉजी में हमने देखा था इकोलॉजी क्या है, एक तरीके का इंटरेक्शन है। इकोलॉजी क्या है? इंटरेक्शन है। किसके बीच में? बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक के बीच के इंटरेक्शन को हम क्या कह रहे हैं बेटा? हम उसको कह रहे हैं इकोलॉजी है। बायोटिक बायोटिक के साथ करता है, बायोटिक एबायोटिक के साथ करता है। तो इस तरीके के इंटरेक्शन को हमने क्या कहा था? इकोलॉजी कहा था। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अब उस इकोलॉजी में हमने 4 लेवल पढ़े थे, लेवल ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, उसमें जो सबसे नीचे लेवल था ना वो क्या था? वो था ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले जो लेवल था ना बेटा इकोलॉजी के, जो हमने लेवल पढ़े थे, हमने क्या देखे थे उसके? हमने उसके जो लेवल देखे थे, उसका जो पहला लेवल था, उसका पहला लेवल क्या था बेटा? उसका पहला लेवल था ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, किसी एक स्पीसीज का ये क्या है? ऑर्गेनिज्म है। एक स्पीसीज के कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? उस स्पीसीज की पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा? सिंगल इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज। किसी स्पीसीज का जो सिंगल इंडिविजुअल है, यानी किसी स्पीसीज का जो एक इंडिविजुअल है, उसको हम क्या कह दे रहे हैं? ऑर्गेनिज्म कह दे रहे हैं। ठीक है, अब इसी स्पीसीज के एक से ज़्यादा मेंबर को आप मिला लो, किसी फिक्स जोग्राफिकल एरिया के में रहने वाले किसी स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स के नंबर होते हैं ना, उसे आप क्या कहते हो? पॉपुलेशन कहते हो। तो क्या कहोगे बेटा? ये क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। यहाँ पर लिख लेते हैं ग्रुप। तो एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के ग्रुप को आप क्या कह रहे हो? पॉपुलेशन कह रहे हो। ठीक है, अब कई सारी स्पीसीज की पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती थी? कम्युनिटी बनाती थी। तो कम्युनिटी क्या थी बेटा? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, मान लो ये कोई एक एरिया है, दिस इज एन एरिया। ये क्या है बेटा? कोई एक एरिया है। बात समझने की कोशिश करना, इकोसिस्टम कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा टर्म है। आप समझिए कि यहाँ पर इस एरिया में कोई एक ऑर्गेनिज्म तो रह नहीं रहा होगा। यहाँ पर क्या होगी? इस कोई ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी एक पॉपुलेशन होगी। तो क्या केवल उसी की पॉपुलेशन होगी? ऐसा भी नहीं है। अगर जीवन को बनाए रखना है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि कोई एक सिंगल स्पीसीज जो है वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती, उसको और ज़्यादा स्पीसीज की ज़रूरत होती है, जब हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन देखा था। तो यहाँ पर क्या रह रही है बेटा? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है डिफरेंट कम्युनिटीज़। इस एरिया में क्या है? डिफरेंट कम्युनिटी है। या फिर यहाँ पर मान लेते हैं क्या है? कम्युनिटी है। चलो कम्युनिटी है तो यानी यहाँ पर क्या है बेटा? बहुत सारी पॉपुलेशंस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा? बहुत सारी पॉपुलेशंस है। यहाँ पर क्या है? कम्युनिटी है, यानी यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशंस रह रही हैं। अच्छा, और यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये जो कम्युनिटी रह रही है, ये सब क्या है बेटा? ये भी आपका लिविंग है, ये भी आपका लिविंग है, और ये भी लिविंग है, यानी ये इतना पोर्शन क्या है बेटा? ये आपका क्या है? ये आपका लिविंग है। इसके साथ साथ में यहाँ पर कुछ एबायोटिक फैक्टर भी होंगे। यहाँ पर क्या होगा बेटा? कुछ एबायोटिक फैक्टर भी होगा। क्या होगा बेटा? यहाँ पर कुछ एबायोटिक फैक्टर भी होगा, यानी इतने सब के साथ साथ यहाँ पर और क्या होते हैं? एबायोटिक फैक्टर होते हैं। इन्हीं एबायोटिक फैक्टर को हम फिजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं।
इन्हें हम क्या कह रहे हैं बेटा, इन्हीं को हम फिजिकल एनवायरनमेंट कह रहे हैं। इसी बायोटिक के साथ में ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं इस एरिया में। इसके साथ साथ में एबायोटिक फैक्टर होगा। क्या क्या हो सकता है यहाँ पर बेटा, सॉइल हो सकती है, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका वाटर हो सकता है, यहाँ पर और क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पर आपकी एयर हो सकती है। तो ये सब क्या है बेटा, एबायोटिक फैक्टर है। तो अच्छा, इस लिविंग को और इस एबायोटिक फैक्टर को अगर हम दोनों को मिला दें, ये लिविंग इस एबायोटिक फैक्टर से यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे होंगे ना, इस छोटे से एरिया में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मौजूद एबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो ये वो छोटा सा एरिया है ना जहाँ पर पर्टिकुलर, ये वो छोटा सा एरिया है जहाँ पर कुछ फिक्स स्पीसीज या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, देखो अर्थ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अर्थ पर जो नेचर है या फिर नेचर का एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ बनाया। इस एरिया में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज़ की पॉपुलेशन है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना एबायोटिक फैक्टर के ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो ये एबायोटिक फैक्टर और यहाँ पर जो लिविंग रह रहे हैं, इन लिविंग के बीच में क्या है बेटा, इन लिविंग के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है। तो ये वो एरिया है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। इस एरिया को हम क्या कह रहे हैं बेटा, इस एरिया को हम इकोसिस्टम कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पर अकेले जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। क्या कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की सिंगल स्पीसीज की पॉपुलेशन यहाँ रह सकती है? नहीं रह सकती। क्या कोई कम्युनिटी यहाँ पर बिना एबायोटिक फैक्टर के रह सकती है? नहीं रह सकती। तो ये बेटा, ये जो आपकी कम्युनिटी यहाँ पर रह रही है, डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन जो यहाँ रह रही है, ये इस एबायोटिक फैक्टर के साथ इंट्रैक्शन शो कर रही है। तो ऐसे एरिया को हम क्या कह रहे हैं, इकोसिस्टम कह रहे हैं। बात समझ आई? देखो, तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम को अगर सिंपली डिफाइन करें, इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करें बेटा, सिंपली डिफाइन करें तो इकोसिस्टम क्या है? देखो, सिंपली अगर डिफाइन करते हैं तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम पहली बात तो एक एरिया है किसका, नेचर का। नेचर का क्या है, प्रकृति का एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ यहाँ पर रह रही हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ वो अपने आसपास के एबायोटिक फैक्टर, जिसको मैं फिजिकल एनवायरनमेंट कह रहा हूँ, उसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं बेटा, इकोसिस्टम कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, इट इज़, अच्छा एक चीज़ छोटी सी यहाँ और लिख देता हूँ, ये जो एरिया है ना, ये क्या है बेटा, एक यूनिट एरिया है। क्या है? एक यूनिट एरिया, यानी एक वो छोटा सा एरिया जहाँ पर एक अलग से व्यवस्था चल सकती है, जहाँ पर एक जीवन जीने की एक अलग से व्यवस्था चल सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे यूनिट एरिया। ठीक है, उसको यूनिट एरिया कहेंगे, जहाँ पर एक छोटा सा एरिया, जहाँ पर जीवन का एक अच्छा सा सिस्टम चल सकता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, यूनिट एरिया कह रहे हैं। ठीक है, उसी को हम नाम देते हैं किसका, इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम क्या है बेटा, एक तरीके की फंक्शनल यूनिट है। क्या है बेटा, फंक्शनल यूनिट किसकी, नेचर की, ऑफ नेचर। ये बात एनसीईआरटी में लिखी है। आप चाहो तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी लिख सकते हो, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। जैसे देखो, सेल को हम लोग क्या कहते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट कहते हैं। यानी एक सेल बॉडी का वो सबसे छोटा पार्ट है जहाँ पर बॉडी की सारी एक्टिविटी हो सकती है। वैसे ही ये एरिया नेचर का वो सबसे छोटा पार्ट है जहाँ पर नेचर की सारी एक्टिविटी हो सकती है। मेरी बात समझ आई? फिर से सुन लो। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो हमारी सेल होती है वो इस बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी की जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उस सिंगल सेल में हो सकती है। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है कि बॉडी की सारी एक्टिविटीज़, जैसे एक्चुअल में देखो जो आपका रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पर होता है, सेल में होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो बेटा, जो आपकी मेन एक्टिविटीज़ होती हैं ना, जो आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, कहाँ होती हैं, सेल में होती हैं। तो यानी जैसे बॉडी की सारी एक्टिविटी उस छोटी से छोटी सेल में हो सकती हैं, तो सेल क्या है, बॉडी का वो सबसे छोटा पार्ट है जहाँ पर बॉडी की सारी एक्टिविटी हो सकती है। सेम वैसे ही ये एरिया जो है, ये इस नेचर का वो सबसे छोटा पार्ट है ना, जहाँ पर नेचर में होने वाली सारी एक्टिविटी हो सकती है।
जैसे नेचर में फोटोसिंथेसिस होती है वो यहाँ भी हो रही है। नेचर में क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है, प्रेडेशन होता है, वो इस एरिया में भी हो सकता है। ठीक है, नेचर में क्या होता है, एनिमल डेड होता है, फिर उसको बहुत सारे बैक्टीरिया फंजाई क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो क्या वो यहाँ पर हो रही है? बिल्कुल होती है। तो ये क्या है बेटा, ये वो छोटा सा एरिया है ना जहाँ पर नेचर में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, फंक्शनल यूनिट। तो यहाँ पर इसको सिंपली डिफाइन कैसे करेंगे हम, सिंपली डिफाइन कैसे करेंगे, इकोसिस्टम क्या है, तो क्या लिखेंगे बेटा, इट इज ए functional unit of nature where living organism or different species interact with each other and also interact with its physical environment. Its physical environment is called ecosystem. ठीक है, नेचर की वो फंक्शनल यूनिट जहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं, यहाँ पर ईच अदर लिख लेना बेटा, ईच अदर एंड आल्सो इंटरेक्ट विथ इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी अपने एबायोटिक फैक्टर के साथ, अपने एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ क्या कर सकती हैं, वो इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं बेटा, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है। सिंपली क्या है बेटा, इकोसिस्टम is a functional unit of nature। नेचर की क्या है बेटा, फंक्शनल यूनिट है। क्या इकोसिस्टम अपने आप रन कर सकता है? मान लो एक पॉन्ड है, एक पॉन्ड में आप कोई इंटरफेरेंस ना करिए, लेकिन पॉन्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या वो अपने आप वैसे जिंदा रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल रह सकते हैं। आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं है तो वो अपने तरीके से उसमें अपना जीवन जी रहे होंगे। ठीक है, तो क्या है बेटा, इकोसिस्टम क्या है, एक सेल्फ सस्टेनिंग बॉडी है। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब है कि उसको किसी बाहर से कोई असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप अपनी चीज़ों को मेंटेन रख सकता है। जैसे देखो, क्या ये ऑर्गेनिज्म जो है, क्या ये सेल्फ सस्टेनिंग है? अकेले जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। इस पॉपुलेशन को आप देखो, किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, धरती से सारे ऑर्गेनिजम्स को गायब कर दो, केवल ह्यूमन को रखो, तो क्या ह्यूमन अकेला सस्टेन कर सकता है लाइफ को? यहाँ पर नहीं कर सकता। तो वैसे बेटा ये आपका जो इकोसिस्टम है ना, ये सेल्फ सस्टेनिंग बॉडी है, यानी इसको ये अकेले सेपरेटली अपने आप को मेंटेन रख सकता है, इसको किसी बाहर से कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। अब इकोसिस्टम में तो एबायोटिक फैक्टर भी है और बायोटिक फैक्टर भी है। तो चलो अब यहाँ पर एक बात और लिखते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम इज ए सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी, यानी वो हर चीज़ अपने आप मेंटेन कर लेता है। सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी। इकोसिस्टम क्या है बेटा, सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है, यानी उसको बाहर से कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तालाब है तो वो उसमें अपना सारा सिस्टम आसानी से चल सकता है, उसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रह सकते हैं, उनमें कोई बाहर से कोई इंटरफेरेंस ना हो तो भी उनका जीवन सस्टेन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एक सिंगल स्पीसीज़ की पॉपुलेशन को देखो तो क्या वो सेल्फ सस्टेनिंग है? नहीं है, क्योंकि उसको अपना जीवन बचाने के लिए और स्पीसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको इंटरेक्ट करना, अदर स्पीसीज़ के पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा आगे। अब यहाँ पर लिखते हैं बेटा कि ये जो टर्म है इकोसिस्टम, ये किसने दिया था? तो याद रखेंगे बेटा, द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय एजी टेंसले।
किसके द्वारा दिया गया था बेटा? एजी टेंसले द्वारा दिया गया था। ये सारी चीज़ें बेटा आप याद रखेंगे। तो किसने दिया था टर्म? एजी टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम क्या है अच्छे से समझ गए हम। इकोसिस्टम क्या है बेटा? एक तरीके की फंक्शनल यूनिट है किसकी? नेचर की, जहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज क्या करती हैं? इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, और इंटरेक्ट करती है किसके साथ? अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। उसी एरिया को हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? उसी एरिया को हम इकोसिस्टम कह रहे हैं। अच्छा, कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ये जो हमारी मदर अर्थ है, ये जिस धरती पर हम रह रहे हैं, ये हमारा बायोस्फीयर है, ठीक है, ये जो हमारा बायोस्फीयर है, जो हमारी अर्थ है, ये क्या है बेटा? ये एक बड़ा इकोसिस्टम है। अर्थ क्या है? एक बड़ा इकोसिस्टम है जहाँ पर हर तरीके की चीज़ें मौजूद हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा? सम साइंटिस्ट says that earth or biosphere is largest ecosystem। क्या है बेटा? ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। क्या? हमारी अर्थ। अर्थ जो है हमारा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हमने एक चीज़ें क्लियर कर ली हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो क्या है? एक एरिया है जो सेल्फ रेगुलेटिंग है, सेल्फ सस्टेनिंग है, बाहर से कोई असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं। नेचर में जो कुछ भी घटनाएं घट सकती हैं वो घटनाएं यहाँ पर इस एरिया में घट सकती हैं, ठीक है। ये क्या है? एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है किसकी? हमारे नेचर की, जिसको हमने क्या नाम दिया है? इकोसिस्टम नाम दिया है। इकोसिस्टम टर्म किसने दिया है? एजी टेंसले ने। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अर्थ या बायोस्फीयर जो है ना वो क्या है? हमारा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। आप इतना स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम पर, और आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कंपोनेंट्स, ठीक है। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, एक चीज़ लिखना है तो यहाँ पर एक बात और लिख लीजिए, बाद में फिर जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ ही लिखोगे उसको। एक बात और लिख लीजिए कि ये जो इकोसिस्टम है ना, इसका साइज वेरी कर सकता है। देखो, जैसे एक रिवर है वो भी एक इकोसिस्टम है, बड़ा साइज है। ओशियन है वो भी एक इकोसिस्टम है, उसका साइज और बड़ा है, ठीक है। और हमारा एक ग्रास लैंड है वो भी इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट है वो भी इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम का बेटा साइज क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है। तो यहाँ पर लिख लो, नीचे जगह भी है, साइज ऑफ इकोसिस्टम may vary। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे एग्जाम्पल अभी हमने लिया पॉन्ड का, छोटा इकोसिस्टम है। फिर हमने लिया बेटा ओशियन, बड़ा है। रिवर क्या है? बड़ा है। लेक भी क्या होती है? बड़ी होती है। फॉरेस्ट हो गया, ये भी क्या है? बड़ा होता है, ठीक। उसके बाद हमने लिया ग्रास लैंड, ठीक है। तो ध्यान सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे। ये जो इकोसिस्टम का साइज है ना वो क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है, जैसे हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग टाइप पर। चलो देखो, इकोसिस्टम के हम क्या देख रहे हैं बेटा? टाइप देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इकोसिस्टम कहाँ पर क्या है? धरती पर ही जो है लिविंग और एबायोटिक फैक्टर के बीच जो इंटरेक्शन है उसी को हम क्या कह रहे हैं? इकोसिस्टम कह रहे हैं। सिंपल वर्ड में हमने क्या कहा कि इकोसिस्टम क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है नेचर की, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, वही इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम कितने टाइप का हो सकता है बेटा? इकोसिस्टम है तो ज़मीन पर हो सकता है, ये तो कहाँ हो सकता है? पानी पर हो सकता है। तो इसके टाइप में अगर हम जाएंगे तो इकोसिस्टम हमें कितने टाइप का दिखाई देगा बेटा? दो टाइप का। एक तो दिख सकता है ज़मीन पर, और एक दिख सकता है बेटा कहाँ पर? पानी में। तो जो ज़मीन पर दिख रहा है ना उसको हम नाम दे रहे हैं टेरेस्ट्रियल का, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। ये कहाँ पर होगा बेटा? ये होगा ऑन लैंड। लैंड मतलब कहाँ पर होगा? ये होगा ज़मीन पर। उसके बाद चलेंगे, हम देखेंगे कहाँ पर होगा बेटा? वाटर में। वाटर वाले को क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम। क्या कह रहे हैं बेटा? एक्वाटिक इकोसिस्टम कह रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये कहाँ पर होगा? इन वाटर। कहाँ पर होगा? वाटर में। अच्छा, अब जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो भी कई टाइप का हो सकता है बेटा।
वो कई टाइप का हो सकता है। जैसे देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल देखो आप। पहली बात तो ये क्या हो सकता है बेटा, कोई एक फॉरेस्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अब फॉरेस्ट भी कई तरीके के होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है बेटा आपका ग्रासलैंड, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, ये आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। ये सब कहाँ पाया जाता है बेटा, ये सब लैंड पर पाया जाता है। ग्रास लैंड यानी घास के मैदान होंगे, वो भी कहाँ होंगे, एक मिनट बेटा होल्ड करिएगा ज़रा। चलो बेटा, इस शहर में ना लाइट का बहुत दिक्कत है यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कभी भी आती रहती है जाती रहती है, कोई टाइम नहीं है। फिलहाल चलो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। देखो इकोसिस्टम के बेटा हम लोग टाइप देख रहे हैं, टाइप कैसे हैं, एक है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो हमारा कहाँ पाया जाता है, लैंड पर, और एक है एक्वाटिक इकोसिस्टम जो कहाँ पाया जाता है बेटा, वाटर में, ठीक है। अब एक्वाटिक वो इकोसिस्टम में भी ना दो तरीके के इकोसिस्टम आते हैं। एक तो वो इकोसिस्टम है ना जो फ्रेश वाटर में होता है। तो फ्रेश वाटर क्या है बेटा, ऐसा वाटर जो पीने योग्य हो सकता है, जिसमें साल्ट नहीं होता, जो खारा नहीं होता, उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। जो खारा होता है उसको हम मेराइन वाटर कहते हैं, जो हमको ओशियन वगैरह में मिलता है। तो एक हो गया बेटा हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और एक हो जाता है बेटा हमारा मेराइन इकोसिस्टम। क्या हो गया बेटा, मेराइन इकोसिस्टम, ठीक है। अब ध्यान सुनेंगे बेटा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी दो तरीके के इकोसिस्टम है। फ्रेश वाटर क्या है, जो पानी खारा नहीं होता उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी दो टाइप का, एक वो जिसमें पानी बह रहा होता है यानी रनिंग वाटर होता है, और एक वो जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है, जैसे तालाब में। तालाब भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, और आपका रिवर भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। लेकिन रिवर में क्या होता है, वाटर रनिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें देखो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दो टाइप का, एक रनिंग और एक स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ, रनिंग मतलब बहता हुआ। तो एक इसमें क्या लिखेंगे बेटा, इसमें लिखेंगे हम लोग रनिंग वाटर इकोसिस्टम। फिर एक लिख रहे हैं इसमें बेटा हम लोग स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट वाटर इकोसिस्टम। इसमें क्या एग्जाम्पल आता है बेटा, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे रिवर हो गया, वो क्या है, रनिंग वाटर का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, पॉन्ड हो गया, और फ्रेश वाटर लेक हो गई। लेक भी बेटा दो तरीके की होती हैं, खारे पानी की झील होती है और मीठे पानी की झील होती है, जिसको हम फ्रेश वाटर लेक कह रहे हैं। अब मेराइन इकोसिस्टम में क्या आता है बेटा, पहली बात तो इसमें कैसा वाटर होता है, साल्टी वाटर होता है, वाटर में साल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। इसमें क्या क्या आता है बेटा, इसमें आ जाता है आपका ओशियन आ जाता है, इसमें आपका सी आ जाता है, इसमें आपकी एस्चुरीज आ जाती हैं। सर एस्चुरीज क्या है, देख बेटा जहाँ पर फ्रेश वाटर मिलता है किसके साथ, मेराइन वाटर के साथ, यानी जहाँ पर स्वच्छ जल मिलता है खारे जल के साथ, यानी जहाँ पर आपका ये फ्रेश वाटर इस मेराइन वाटर के साथ मिलता है ना, उस एरिया को क्या कहते हैं बेटा, उस एरिया को एस्चुरी कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बेटा आगे। इसके साथ साथ में क्या है बेटा, कुछ लेक भी हैं। कौन सी लेक, साल्ट वाटर लेक। अब कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करिए इंडिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक कौन सी है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, ये आप कमेंट में लिखेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये सब क्या हो गया बेटा, ये सब हमारा इकोसिस्टम हो गया। अच्छा, इकोसिस्टम का बंटवारा एक तरीके से और करते हैं बेटा, इकोसिस्टम के टाइप एक तरीके से और देख सकते हैं। इकोसिस्टम को हम डिवाइड करते हैं दो तरीके से। एक को कहते हैं बेटा हमारा नेचुरल इकोसिस्टम, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इकोसिस्टम, बनावट के आधार पर कि उसको बनाया किसने है, ठीक है। एक तो भगवान जी ने बनाया है जिसको हम नेचुरल इकोसिस्टम कह रहे हैं, ठीक है। और एक होता है बेटा मैन मेड इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड के लिए आप एक वर्ड इस्तेमाल करते हो बेटा आर्टिफिशियल। तो
ये हो गया आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, ध्यान सुनेंगे बेटा, ये हो गया आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल जो चीज़ें इंसान बनाता है ना, उसके लिए एक वर्ड और यूज़ किया जाता है, आगे आप पढ़ोगे, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक क्या कहते हैं उसको? एंथ्रोपोजेनिक। आप एक तरीके की अलग से एक ब्रांच होती है, इसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। हम लोग के यूपीएससी वगैरह में जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट माना जाता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, उससे उसका स्कोरिंग रेट भी बड़ा अच्छा है। तो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है बेटा? मैन मेड। मैन मेड चीज़ों का जब हम स्टडी करते हैं ना, उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको मैन मेड है, इसी वजह से इसको एंथ्रोपोजेनिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसको एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, अब नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आता है? यहाँ पर मैंने जितने भी इकोसिस्टम लिखे, यहाँ पर जितने भी इकोसिस्टम लिखे, इसको छोड़कर, क्योंकि पॉन्ड हम लोग बना सकते हैं, पॉन्ड हम लोग बना सकते हैं, तालाब की खुदाई करके तालाब बना सकते हैं। तो इसको छोड़कर बाकी जितना कुछ भी है, ऑल इज नेचुरल इकोसिस्टम मेड नेचुरली। यानी ऐसा इकोसिस्टम जो नेचुरली बना हो, उसको आप क्या कहते हो? नेचुरल इकोसिस्टम। ये क्या है? इकोसिस्टम मेड बाय ह्यूमन। जिस इकोसिस्टम को इंसान बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैन मेड, आर्टिफिशियल या फिर एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। ठीक है, इसके एग्जांपल्स तो इतने सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, जंगल हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ग्रासलैंड हम बना सकते हैं, बड़ा ग्रासलैंड नहीं बना सकते। डेजर्ट बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ठीक है, अब कोई नदी हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैन मेड इकोसिस्टम में क्या आता है? मैन मेड इकोसिस्टम में एक आ गया आपका एक्वेरियम। ठीक है, मैन मेड सिस्टम में क्या आ गया बेटा? एक्वेरियम आ गया। ठीक है, और क्या आ गया बेटा? आपकी क्रॉप फील्ड्स आ गई, जो हमारे खेत होते हैं। ठीक है, फसल के खेत होते हैं, वो भी क्या है? एक तरीके का मैन मेड इकोसिस्टम है। अब यहाँ पर दो बातें लिखनी है, कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे चलूंगा। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम, इन दोनों में डाइवर्सिटी ज़्यादा कहाँ है? डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे एक जंगल है, एक जंगल में 100 तरीके के जानवर रह रहे हैं और एक दूसरा जंगल उसके बगल में जहाँ पर 10,000 तरीके के जानवर रह रहे हैं। तो बताओ ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है? डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब है जहाँ पर कई प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, वहाँ पर विभिन्नता ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर पहला जंगल जो है वहाँ पर 100 तरीके की स्पीसीज़ हैं, और जहाँ पर दूसरा वाला जंगल देख रहे हो वहाँ पर आपको 10,000 तरीके की स्पीसीज़ दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब कि जो दूसरा वाला जंगल है ना, वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, यानी विभिन्नता वहाँ पर ज़्यादा है। अब आप सोचो कि एक एक्वेरियम हो आपके पास और एक पॉन्ड हो आपके पास। पॉन्ड क्या है? चलो पॉन्ड छोड़ दो, एक छोटी सी लेक ले लो। लेक क्या है? नेचुरल होती है बेटा। नेचुरल लेक में स्पीसीज़ ज़्यादा होंगी कि एक्वेरियम में स्पीसीज़ ज़्यादा होंगी? आप सोचो, ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी? ये आप बताओ, ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी बेटा? सिंपल सी बात है, ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको कहाँ मिलेगी? जो नेचुरल इकोसिस्टम है लेक, वहाँ पर मिलेगी। एक्वेरियम में नहीं मिलेगी। एक्वेरियम में जिन फिशेस को आप रखोगे केवल वही मिलेंगी आपको। आप फिर चले जाते हैं क्रॉप फील्ड में। क्रॉप फील्ड में आपको ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी कि ज़्यादा आपको फॉरेस्ट में मिलेगी? आप खुद सोचो, ग्रासलैंड है या फिर फॉरेस्ट है, यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी या फिर आपके क्रॉप फील्ड में ज़्यादा होगी? क्रॉप फील्ड क्या है? मैन मेड है। फॉरेस्ट क्या है? नेचुरल है। तो बेटा ध्यान से समझो कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में क्या है बेटा? रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। यहाँ पर मैन मेड वाले में लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, जबकि नेचुरल वाले में, नेचुरल इकोसिस्टम में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, स्पीसीज़ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा? इसमें जिसको हम चाहेंगे वही आ सकता है, लेकिन इसमें क्या है बेटा? इसमें जिसको नेचर चाहेगा ना वो आएगा। ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो इसमें एक बात और लिख सकते हैं, यहाँ पर रिसोर्स क्या है? यहाँ पर रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं बेटा? रिसोर्स लिमिटेड होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर एक बात लिख सकता हूँ कि नेचुरल इकोसिस्टम के पास डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है किसकी अपेक्षा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की अपेक्षा। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा नेचुरल इकोसिस्टम हैव ग्रेटर डाइवर्सिटी इन कंपैरिजन विथ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, उसका जवाब आप देंगे कि मेरे पास दो इकोसिस्टम है, एक तरफ मेरे पास एक्वेरियम है और दूसरी तरफ मेरे पास एक नेचुरल लेक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कौन सी ऐसी इकोसिस्टम है, कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो सेल्फ सस्टेनिंग है। अब सवाल ये आता है कि बेटा सेल्फ सस्टेनिंग क्या है। अभी मैंने कहा कि बिना आपके इंटरफेरेंस के कोई चीज़ अपना अस्तित्व बना के रख रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो सेल्फ सस्टेनिंग है। जब अभी यहाँ पर इकोसिस्टम को मैंने लिखा था, वहाँ पर मैंने लिखा था कि इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनिंग या फिर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है बेटा, एक्वेरियम जो है, एक्वेरियम भी इकोसिस्टम है, मानते हो आप? हाँ ठीक है, एक्वेरियम भी इकोसिस्टम है। लेकिन एक्वेरियम में अगर आप वहाँ पर दाना पानी जो भी होगा, वहाँ पर चीज़ें आप उसको प्रोवाइड नहीं करोगे, आप बाहर से उसको प्रोवाइड नहीं करोगे, तो क्या वो इकोसिस्टम मेंटेन रह पाएगा? क्या एक्वेरियम मेंटेन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्या एक्वेरियम में ऐसा कोई सिस्टम है जिसके कारण वो अपने आप को एकदम मेंटेन रख सकता है? उसके अंदर की फिशेस अपने आप को मेंटेन रख सकती हैं, बाहर से कोई इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसा इकोसिस्टम है एक्वेरियम? नहीं है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, हम क्या कहेंगे कि एक्वेरियम जो है ना, वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, यानी सेल्फ रेगुलेटिंग इकोसिस्टम नहीं है। और यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, जो मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, जो मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं ना, वो सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं होते। तो सेल्फ रेगुलेटिंग कौन से होते हैं बेटा? वो होते हैं नेचुरल वाले। क्योंकि देखो जो लेक है ना, लेक में आपको किसी तरीके की कोई इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी चीज़ों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेंटेन कर लेता है। उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, उसी हिसाब से होती है कि वो अपने इकोसिस्टम में रह रहे जीवों को प्रॉपर तरीके से रिसोर्स प्रोवाइड कर पाए। वो रिसोर्स फूड का भी हो सकता है, वो रिसोर्स शेल्टर का भी हो सकता है। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा कि ये जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है ना, ये क्या है, एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है, जबकि आर्टिफिशियल वाला सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम नहीं है। आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, नेचुरल इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेनिंग ecosystem while artificial ecosystem is not self-sustaining। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब बिना किसी बाहर के इंटरफेरेंस के अगर वो उसमें सर्वाइवल ठीक तरीके से है, तो वो क्या है बेटा, सेल्फ सस्टेनिंग है। अगर बिना बाहर के इंटरफेरेंस का सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो क्या है, वो आपका नॉन सेल्फ सस्टेनिंग है। तो ये वाला क्या होता है, नॉन सेल्फ सस्टेनिंग होता है, ये वाला क्या होता है, सस्टेनिंग होता है। बेटा यहाँ की क्लास को हम यही रोकते हैं। फिर हम लोग अगली क्लास में क्या सीखेंगे, हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देख लिए हैं। अब हम लोग सीखेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। फिर हम लोग चलेंगे एक इकोसिस्टम का एग्जांपल लेके उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। एक पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल लेके हम जो अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, उसको लेके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम के थ्रू, ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम के थ्रू बढ़िया से एक पॉन्ड बनाएंगे, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट बनाएंगे, कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम में, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करिए। उम्मीद है बेटा कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपसे यार केवल यही एक सपोर्ट तो चाहिए। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे एक ही सपोर्ट चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। बस यही इतनी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं आपसे, और बाकी आपके लिए इतनी मेहनत कर ही रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आप पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।